हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हो सब? ऑल गुड। आई होप आप लोग सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे एंड विंटर स्पेशली आपकी स्टडीज को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। एज आई नो कि बच्चों को सबसे ज्यादा जो वीक टाइम लगता है ना, ये दिसंबर एंड और जनवरी का, बिकॉज फैब में तो थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है। तो जनवरी में पढ़ाई करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चों, जनवरी में पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोगों का टारगेट सेट कर लो। बिकॉज नॉर्मली ऐसे ही लेके चलोगे ना कि कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कभी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो ऐसे तो आप लोगों का ना मन नहीं करने वाला है पढ़ने। बिकॉज ये लगेगा कि कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जितने भी यहाँ पे इस वीडियो को देखने वाले 12th क्लास के स्टूडेंट्स, सो प्लीज आप ये कंसीडर करके मत चलना कि आपके पास अभी नीट में बहुत टाइम है। प्लीज ये कंसीडर बिल्कुल मत करना, बिकॉज आप लोगों को भी पता है नीट में आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यू हैव ओनली 2 मंथ्स। जो अभी 12th में रिसेंटली अभी जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स का ड्रॉप जिन्होंने लिया हुआ है, उनके लिए बहुत टाइम, उनके लिए 4 मंथ्स हम कंसीडर करके चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, एग्जैक्टली 4 मंथ्स है। लेकिन जो 12th में हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टाइम कम क्यों है? बिकॉज आपको पता है आपका पूरा फेब तो जाने वाला प्रैक्टिकल्स में, एंड प्रैक्टिकल्स में जाएगा फेब के मिड के बाद से ही आपके एग्जाम्स पे स्टार्ट हो जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। एंड उसके भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। पूरा मार्च आप लोगों का एग्जाम्स में जाने वाला है, तो 2 मंथ्स तो आपके यहाँ पे कट हो गए। एंड ये दो वो मंथ्स है बच्चों जिसमें आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायोलॉजी भी पढ़ोगे। एक्स्ट्रा जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं, आपका हिंदी होगा किसी के पास इंग्लिश, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन, ये वाले सब्जेक्ट्स भी आप लोगों को पढ़ने होते हैं। एंड सपोज आपका फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में 10 डेज का गैप है, तो उन 10 डेज को आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करने में नहीं लगाओगे। बिकॉज इन ह्यूमन नेचर होता है, जिस जिस सब्जेक्ट का हमारा एग्जाम होता है ना, चाहे वो 10 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो, सिर्फ वही सब्जेक्ट हम पढ़ पाएंगे, वरना कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। या तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे तो वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इस वे में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है बच्चों। एंड ये आप लोगों का फॉल्ट नहीं है, ये होता है सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये जब मैं अपने स्कूल टाइम पे थी, मेरे साथ भी ये हुआ था। तो इसको स्ट्रेस लेके मत चलना कि मेरा टाइम यूज हो। लेकिन हाँ, एक स्ट्रेस सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम्स मेरा टारगेट नहीं। बोर्ड एग्जाम्स आपका बिल्कुल टारगेट नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 70% ले आना, 75 ले आना, 80 ले आना, जरूरी नहीं है 90+ लेके आओ। 90+ लेके आ रहे हो, इट्स वेल एंड गुड। बिकॉज आपको पता है आप लोगों ने पूरा 12th बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो एग्जाम्स में मार्क्स आना वो बिग डील नहीं रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो इतना ज्यादा नहीं रहता है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन, उनके लिए टाइम निकाल लेना, एक एक दो दो दिन का, एंड उसमें उनको पढ़ डालना, पूरा दिन उनको वही पढ़ना बस। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा ना आपका, इनमें आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम से फ्री हो गए ना मार्च के बाद, अप्रैल मंथ आ जाएगा, तो अप्रैल में प्लीज कोई भी नया चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ने वाले हो। नया चैप्टर कोई नहीं पढ़ना है। बिकॉज अप्रैल मंथ इसीलिए होता है कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस करो। जब आपका नीट एग्जाम है, 7 मई को आपका नीट एग्जाम है, तो पूरे अप्रैल में अगर आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करोगे, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे। एक चैप्टर आपने जुलाई अगस्त में पढ़ा हुआ है, एक चैप्टर आप जाके अप्रैल में पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर ज्यादा आपको अच्छी रैंक दिला पाएगा, अच्छे क्वेश्चंस उससे सॉल्व कर पाओगे आप लोग? जो आपने जुलाई अगस्त में चैप्टर पढ़ा था, उसको एटलीस्ट 4 या 5 बार तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा ना। तो पॉसिबिलिटी वहां पे ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अप्रैल में। अगर आपने पहले पढ़े हुए चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, उनको रिवाइज नहीं किया अप्रैल में आपने सोच लिया, बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर लिया कि 3 चैप्टर फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में, 3 बायोलॉजी में, मैं इन चैप्टर्स को ना अप्रैल मंथ में निपटा दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से कुछ रहने वाला नहीं है, स्कूल जाना नहीं है हम लोगों को, क्या करेंगे, पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करेंगे। अब वो चैप्टर उनमें करोगे तो रिवीजन कब करोगे? रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हो? और अब आप देखो, इन 9 चैप्टर्स के लिए जो आप अपना बैकलॉग इकट्ठा करके रखोगे अप्रैल के लिए, उसकी वजह से आपने जितना 80% का सिलेबस पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, ये सारे चैप्टर्स भूल जाओगे। तो इसलिए अगर आपका बैकलॉग है, तो जनवरी मंथ में रियलाइज करो इस चीज को कि मेरे पास सिर्फ जैन बचा है अपने सारे चैप्टर्स निपटाने के लिए। किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंड बिल्कुल मत रहो कि हाँ टीचर ने बोला है हम सिलेबस पूरा कराएंगे।
टीचर कराए या ना कराए, वैसे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो अपना सिलेबस पूरा फिनिश कराते हैं, लेकिन टीचर्स के पास भी टाइम, टीचर्स आपका दिन में पूरा दिन तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते रह सकते ना, कि एक ही दिन में 4-4 5-5 घंटे की फिजिक्स की क्लास लग रही है, 4-4 5-5 घंटे केमिस्ट्री लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ये चीज अपना टाइम टेबल बना के रखोगे, बिकॉज खुद से आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक जिस भी नोटबुक में आप बनाते हो उसी नोटबुक के एंड पे जाओ एंड वो चैप्टर्स लिखो जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। एंड चैप्टर्स का ना बुक में से देख के मत लिखना, खुद से लिखना। कि मैंने सपोज करो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताती हूँ। अभी आप लोगों ने पूरा प्लांट फिजियोलॉजी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ा है, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ा है, फिर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभी हम लोगों का चैप्टर रहता है। 3 चैप्टर्स हम लोगों ने ये किए हैं हमारे फिनिश। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़े हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एनाटॉमी वाला चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, 3 चैप्टर हमने ये किया है। फिर हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर भी किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी किया है। बायोमोलिक्यूल्स में कंसीडर करके चल रही हूँ, अभी हम लोगों ने नहीं किया बिकॉज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, बट मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं इसको फिनिश नहीं मान रही हूँ। ये चैप्टर रहते हैं हमारे, तो जो चैप्टर फिनिश है वो एक साइड में लिखो, जो चैप्टर फिनिश नहीं हुए हैं, या फिर अगर आपने पढ़ भी चुके हो आप उन चैप्टर को और आप उनमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे अभी आप लोगों का 12th फुल सिलेबस का टेस्ट हुआ है, उसमें मैंने देखा कि बच्चों के मार्क्स बड़े कम कम आ रखे हैं, 500 तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स के स्कोर है। अब 720 में से आप सिर्फ 12th के सिलेबस में भी 500 प्लस नहीं लेके आ रहे हो, तो बच्चों इट मीन आप लोगों का 12th भी अच्छा नहीं है। तो आप क्यों कंसीडर करके चलोगे, उनको कंप्लीट में लिखोगे, इनकम्प्लीट में लिखोगे चैप्टर्स को। जिन चैप्टर्स से आपसे क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है, उन चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट में नहीं लिखोगे, उनको इनकम्प्लीट में लिखोगे। या फिर एक थर्ड टेबल बना लो रिवीजन की, कि मुझे इसको रिवीजन करना है इन चैप्टर्स को फिर से, तो रिवीजन करने में उनको चैप्टर्स को लिखो। बट ये चीज आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर आपने बहुत स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर आपका बिल्कुल वीक है, और कौन सा चैप्टर आपका मीडियम है। 38 चैप्टर्स हैं हमारे बायोलॉजी में, 38 के 38 चैप्टर्स तो आपको रैंकिंग देना है कि ये चैप्टर, अब जो चैप्टर आपका स्ट्रांग है उसको कंसीडर करके चलो कि आपको एवरी मंथ उसको रिवाइज करना है, ठीक है। जो चैप्टर आपका वीक है पहले उसको उठा दो जनवरी में, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर उसको आप अप्रैल में जाके रिवाइज करोगे, समझ में आ ही जाना है आप लोगों को। नोट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से अगर बनाए होंगे, अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे ना तो चैप्टर भूल जाओगे ना, तो दोबारा से पूरी की पूरी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट चीज होती है जब भी टीचर का लेक्चर आप देखो, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जो टीचर ने कंसेप्ट आपको पढ़ाया, उन्हीं कंसेप्ट्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना उनको, फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे, जैसा टीचर ने समझाया था तब समझ में आया था ना, खुद से पढ़ने पे भी एग्जैक्टली वही समझ में आएगा। टीचर की एक लाइन आपके माइंड में याद आ जाएगी कि हाँ टीचर ने ये कंसेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया था, इस वे में टीचर ने पढ़ाया था। तो ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज जनवरी मंथ को कोई भी स्टूडेंट वेस्ट नहीं करेगा। एंड सबसे ज्यादा वेस्ट आप लोग ये स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने में, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में मत करो प्लीज। बहुत अच्छे टाइम है, कोई प्रैक्टिकल फाइल कितना भी अच्छे से उसको डेकोरेट कर लेना, कहीं आपको एडमिशन नहीं दिला सकते। एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट दिलाएगा। एडमिशन चाहिए तो नीट के लिए पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप लोगों ने अपने माइंड में सोच ही लिया है ना कि मुझे तो ड्रॉप लेना है, तो ड्रॉप के लिए तो फिर छोड़ ही दो, फिर तो बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करके आओ, अगर ड्रॉप का अभी से डिसाइड कर लिया है। लेकिन अगर आप लोगों ने ड्रॉप को नहीं डिसाइड किया है तो बोर्ड्स एग्जाम्स को सिर्फ ऐसे पढ़ो कि मेरे को ना 12th का पूरा फिनिश हो जाना चाहिए। अप्रैल जो मंथ बचेगा उसमें मैं सारे के सारे 11th के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में अगर फिजिक्स से पहले 3 दिन की छुट्टी है, तो जितने भी फिजिक्स में चैप्टर है 12th के, सारों के सबके मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं। इस वे में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। एंड फुल लेंथ पेपर्स अभी से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इनकेस बायो में तो आप कर ही सकते हो, बायो में हम मैक्सिमम चैप्टर्स कर चुके हैं।
एंड जो चैप्टर्स हमारे रह रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको जनवरी में ही फिनिश कराने वाली हूँ। हमारा फैब, मार्च और अप्रैल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रहने वाला है और फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने के लिए रहेगा। या फिर आप लोगों का अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा बैकलॉग बचा हुआ है ना, उसमें आपका जाने वाला है। तो प्लीज इन सब चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले लो। यही वो टाइम होता है जहाँ पे बच्चे भटक जाते हैं। जो बच्चों के मार्क्स रह जाते हैं 300, 350, 400 तक स्टक रह जाते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से रह जाता है बिकॉज आप जनवरी को सीरियसली नहीं लेते हो। जनवरी मंथ ऐसा है कि पूरी जान लगा दो पढ़ाई करने में। फरवरी तो ऐसे ही निकल जाता है हमारा, मार्च भी ऐसे ही निकल जाएगा, अप्रैल में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ोगे। टीचर पढ़ा भी रहा है ना तो तब भी नहीं पढ़ोगे आप लोग नया चैप्टर, सिर्फ रिवीजन करोगे। वन शॉट लेक्चर्स से आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगर आपका पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, डाउट्स आएंगे, तब टीचर के लेक्चर में जाके वही कंसेप्ट आप दोबारा से देख सकते हो, या फिर टीचर को भी रीच आउट कर सकते हो उस केस में। ठीक है, चलो। अभी बातें बहुत सारी हो गई। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि जनवरी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करोगे, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को ये चीज समझा रही हूँ। जनवरी में एंटर होंगे हम लोग, तो जनवरी को पूरा सीरियसली लेके चलेंगे, पूरा हार्ड टाइम टेबल बना के रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब सबसे पहले देखो, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ता है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब थोड़ा सा ना डाइजेस्टिव सिस्टम को ही मैं यहाँ पे आपको रिलेट कराने का ट्राई करती हूँ। देखो, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किया। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोगों को पता है ना बच्चों, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइजेशन? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलेस्ट वन। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डाइजेशन। मतलब हम लोगों को क्या कराना है, यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट कराना है। अब फूड को हम डाइजेस्ट कराते हैं तो फूड में जैसे कि हमारा होता है शुगर, हम जो खाते हैं, या फिर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट लिख लो, या प्रोटीन लिख लो, फैट हो गया, और मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, ये सब हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब की सब चीजें हमारी डाइजेस्ट हो जाती है, जो हम लोगों ने डाइजेशन प्रोसेस में पढ़ा। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि हमारा प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन में हम लोगों को पता है सल्फर भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिकॉज पूरा हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज ही करती है। वहां से मेरे को लगता नहीं कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ऐसा कोई वेस्ट, मतलब डाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे ऐसा फूड का कोई कंपोनेंट जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, जो अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज कर होगा बॉडी से, वो कौन सा पार्ट हो सकता है। फैट के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता, वही नॉर्मल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही चीजें होते हैं, विटामिन, मिनरल। अब इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर होते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर हम लोगों को पता है तीन चीजें होती है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हमारे। क्या क्या होते हैं, शुगर होता है, और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। तो यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना हमारी बॉडी के अंदर, जो हम फूड के साथ ले रहे हैं, ये नाइट्रोजन ही मिलके मेटाबॉलिक वेस्ट बनाती है। मतलब ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, ये एज अ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड का क्या करना है, बॉडी के लिए तो वो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेशन प्रोसेस में, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है, उस फूड को हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, कितने कितने टाइप का हो सकता है, कैसे ये फॉर्म होगा, कौन सा ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और इसका बॉडी से एलिमिनेशन कैसे होगा, ये सारा का सारा चीजें, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? डाइजेशन प्रोसेस में जो भी
अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में मेनली होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को ही हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। इसको हमें रिमूव करना है। कौन सा बॉडी का पार्ट होगा जो मेटाबॉलिक वेस्ट को अलग कराएगा, फिर उसको बॉडी से बाहर रिमूव कराएगा, ये सारी चीजें सी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है, तो डाइजेशन के बारे में था, यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है एक्सक्रीशन। स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने एक्सक्रीशन का? या एक्सक्रीशन का मतलब होता है बच्चों एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग फ्रॉम द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी से मेरे को मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कराना है, ताकि जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, हमारे टिश्यूज है, उनकी कंपोजिशन रेगुलेट हो पाए, उनके अंदर ज्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाउंट ना बचे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ना बच जाएं। तो जैसे डाइजेशन प्रोसेस कराने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ऐसे ही एक्सक्रीशन कराने के लिए कौन सा सिस्टम होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो काम थे, फूड को डाइजेस्ट कराना और फूड को एब्जॉर्ब भी कराना। फूड को एब्जॉर्प्शन भी तो डाइजेशन के अंदर ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, कि कौन कौन सा पार्ट होगा, कहाँ पे फूड एब्जॉर्ब होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी दो काम है। पहला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक्सक्रीशन कराना, तो इसका मेन फंक्शन है, फर्स्ट वन इज एक्सक्रीशन, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को बॉडी से रिमूव कराना, और सेकेंड प्रोसेस ये कराता है आपका ऑस्मोरेगुलेशन, बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब होता है कांस्टेंट स्टेट में। ये हुआ हमारा ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट होगा। अब इसी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनने में, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। देखो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तीन टाइप के हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट के अंदर रहता है, उसके आसपास की कंडीशंस कैसी हैं, उसके बेसिस पे उसका प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो भी वेरी करेगा। तो तीन टाइप के यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज अमोनिया, सेकेंड वन इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। चलो, अब अमोनिया क्या है? अमोनिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव। अमोनियम आयन की फॉर्म में रिलीज होता है। अमोनिया क्या है बच्चों? अमोनिया, अगर मैं इनकी टॉक्सिसिटी लेवल की बात करूं, बिकॉज अनडाइजेस्टेड फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर जो हम इसको बोल सकते हैं, इसको बॉडी से रिमूव करा रहे हैं, बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं हम इसको इकट्ठा कर लेते? स्टोर भी तो कर सकते हैं। स्टोर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनको बॉडी से रिमूव कराना जरूरी होता है। टॉक्सिक इन नेचर है, इसीलिए बॉडी से रिमूव कराना जरूरी है। तो अगर मैं इनकी टॉक्सिसिटी लेवल की बात करूं, तो बच्चों जो हमारा अमोनिया होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक। और अगर मैं इसको अमोनिया और यूरिया को कंपेयर करूं, तो यूरिया इससे लेस टॉक्सिक होता है, और सबसे लेस टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड। यहां से क्वेश्चन बनता है, और उनका टॉक्सिसिटी लेवल के अकॉर्डिंग इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया,
सेकेंड नंबर पे यूरिया, थर्ड नंबर पे यूरिक एसिड। सिंपल है यहाँ तक। अब एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट सिक्रीट कर रहे हैं, करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, उनको इतना ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट सिक्रीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए उनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो सेम चीज, इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए इनको ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो अब यहां से हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, वो सारे के सारे एक्वेटिक होंगे, क्योंकि बाहर से थोड़ी ना इतना ज्यादा वाटर वो कंज्यूम कर सकता है। वो हमारे कहाँ पे रहने चाहिए, वाटर के अंदर रहने चाहिए। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे, जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वाटर के अंदर रहने का उनका एक रीजन यही होता है, बिकॉज उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रीट वो करते हैं, और अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर उनकी बॉडी को चाहिए होगा। यूरिया के लिए अगेन लेस वाटर, और सबसे ज्यादा लेस वाटर यूरिक एसिड, बिकॉज ये लेस टॉक्सिक है। और यूरिया को हम मॉडरेट लिख सकते हैं, ठीक है। अब अमोनिया को वाटर ज्यादा चाहिए, लेकिन अमोनिया के अंदर से अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पे कम लगने वाली है। यूरिया के अंदर मॉडरेट एनर्जी, और सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिएगी यूरिक एसिड एनिमल्स के लिए, इसको रिमूवल में। अब जरा एग्जाम्पल्स लिख लो। अमोनिया के एग्जाम्पल क्या होंगे, सारे के सारे हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और यूरिया का एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है मैमल्स एंड प्रो। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, हमेशा नीट में क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर क्वेश्चन इसके ऊपर देखा जाता है कि आपका यूरिक एसिड कौन कौन से एनिमल्स सिक्रीट करते हैं। तो पहला लिखो बर्ड्स, सेकेंड सॉरी सॉरी मैमल्स नहीं, रेप्टाइल, मैमल्स नहीं, अरे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, ये आपको याद रखना है। जैसे RIP होता है ना, ऐसे ही हम इसको RIB बना देते हैं, RIP रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन बर्ड्स, ऐसे याद रख लो। तो अब तक मैंने आप लोगों को क्या क्या समझाया, एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या काम करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं तो किससे बनते हैं, मेनली आपका प्रोटीन से बनते हैं और आपका न्यूक्लिक एसिड से बनता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तीन टाइप के होंगे, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे उसको बोलेंगे अमोनोटेलिक, इसको भी लिख लो चलो, इनको बोलेंगे अमोनोटेलिक। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को यूरियोटेलिक, एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म को ग्लीकोटेलिक। बताओ यहां तक सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर हैं, देन विल मूव ऑन फर्दर। क्लियर है बच्चों यहां तक सब कुछ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम लोगों ने देख लिया, ऑर्गेनिजम्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सक्रीशन होता रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है या फिर डिफर करता है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों का एनिमल किंगडम का चलने वाला है। एनिमल किंगडम के एक एक फाइलम को हम लिखेंगे, हर एक फाइलम के अंदर कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है उसका पूरा चार्ट बनाएंगे, ताकि यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से भी। चलो अब जरा हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को फाइलम बताओ, पहला फाइलम कौन सा होता है बच्चों, टॉपिक लिख लो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो पहला फाइलम होता है हम लोगों के पास पोरीफेरा, पोरीफेरा। पहले सारे फाइलम्स लिख लें, फिर उसके बाद इनके ऑर्गन्स लिख लेंगे। चलो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, नेक्स्ट प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज को सिर्फ प्लेटी लिख दो शॉर्ट में ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर प्लेटी के बाद एसके हेलमिंथीज,
देन एनिलीडा, देन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर 3 क्लासेस हम लोगों को देखना है, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और एक रैकेट। आर्थ्रोपोडा के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मॉलस्क, मॉलस्का के बाद इकाइनो, इकाइनो के अंदर तो कोई ऑर्गन होता ही नहीं है। फिर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर भी 2 कैटेगरी, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, फिर कॉर्डेटा के बाद हमारी क्लासेस आ जाएंगी मैमल्स वाली पूरी। कॉर्डेटा के अंदर जैसे सबसे पहले फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, टाइल एंड मैमल्स। चलो अभी जल्दी जल्दी से ना इनके ऑर्गन्स अब मेरे को बता दो आप लोग। पहले 3 जो है हमारे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों के तीनों कौन से हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसका मतलब अमोनिया सिक्रीट करेंगे, और अमोनिया जो सिक्रीट होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है। हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, वो वाला पूरा कंसेप्ट लग जाता है। तो उसके लिए क्या चाहिएगा? सिर्फ बॉडी सरफेस। तो तीनों में याद रखो यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है, इनका एक्सक्रीशन होगा बॉडी सरफेस के थ्रू। प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे प्लेटी हेलमिंथेस के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों फ्लेम सेल्स, या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया भी इनको बोला जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। या फिर एक और नाम होता है इनका सोलिनोसाइट। अब आपका नीट कुछ भी ध्यान दे दे, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लेटी हेलमिंथेस में 3 टर्म्स, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट। एसके हेलमिंथेस के पास होती है रैनिट सेल्स। अभी तक सेल्स ही है जो एक्सक्रीशन करा रही है। एनिलीडा के अंदर आके बन जाएगा ये पूरा नेफ्रीडिया। ऑर्थ्रोपोडा में हमारी क्रस्टेशियंस के पास होती है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड जिनको हम एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एंटीनरी ग्लैंड। इंसेक्ट्स के पास आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम कॉकरोच पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, उसके पास माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स। पैराकिड्स के पास होती है कॉक्सल ग्लैंड। अभी तक ऑर्गन्स नहीं बने हैं देखो। फिर मॉलस्क के अंदर आएगा, मॉलस्क के अंदर बनता है कुछ कुछ ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बॉजेंस, या फिर कैबर्स ऑर्गन भी हम इसको बोल सकते हैं। काइनो के अंदर कुछ नहीं होता। हेमिकॉर्डेटा के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, एंड यही सारे के सारे इनका एक्सक्रीशन भी कराएगा और इनका ऑस्मो रेगुलेशन भी कराएगा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर होती है हमारी न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर होती है हमारे अगेन सोलिनोसाइट्स, जो प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर भी थे। फिशेस और एम्फीबियंस, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन कराने के लिए नेफ्रॉन्स, और वो भी कैसी? मीजोनेफ्रिक। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो बच्चों इसको भूलना नहीं है। फिशेस और एम्फीबियंस के पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब पूरी प्रॉपर किडनी इनके पास प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और किडनी के अंदर कैसी नेफ्रॉन्स होती है? किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती है। मीजोनेफ्रिक कैसी नेफ्रॉन्स होती है? वो नेफ्रॉन जिनके पास लूप ऑफ हेनले नहीं होता, ऐसी नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक। ऐसी किडनी को हम मीजोनेफ्रिक किडनी हम बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं मीजोनेफ्रॉन या फिर मीजोनेफ्रिक, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इनके पास किडनी होगी, वो भी कौन सी? मीजोनेफ्रिक। और बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इनके पास होती है मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक। मीजोनेफ्रिक में क्या बताया? मीजोनेफ्रिक जो किडनी होगी उसके पास नेफ्रॉन्स होंगी विदाउट लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले क्या होता है वो आगे हम लोग समझने वाले हैं, पूरा डायग्राम जब समझाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा।
यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सारे ऑर्गन्स क्लियरली दिख रहे हैं, तो मेरे साथ एक बार रिपीट करो जल्दी से। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, रीनोफोरा, तीनों के अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया, सोलिनोसाइट्स। एसके हेल्मिन्थीज के पास ग्रेनेड सेल्स होंगी। एनिलिडा के पास क्या होगा, नेफ्रीडिया होगा। ऑर्थ्रोपोडा में तीन क्लासेस हम लोगों को पढ़नी है, क्रस्टेशियंस, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड। इंसेक्ट्स, मैल्फिजियन टिब्यूल्स, कॉकरोच एग्जाम्पल याद रखना है। अरेक्निड्स, कॉक्सल ग्लैंड। मॉलस्क, ऑर्गन ऑफ बोजेन या फिर कैपर्स ऑर्गन, काइनोडर्मिटा के अंदर नहीं होता। हेमिकॉर्डेटा के अंदर प्रोबॉस्सिस ग्लैंड। कॉर्डेटा के अंदर दो, यूरोकॉर्डेटा, न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा, सोलिनोसाइट। फिशेस एम्फीबियंस के अंदर किडनी होगी, मीजोनेफ्रिक किडनी। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन तीनों के अंदर होगी कौन सी किडनी, मेटानेफ्रिक। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम? एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी एक्सक्रीशन तो बहुत देख लिया, अभी सर ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ले हम लोग। क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? वैसे मैं आप लोगों को ये ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ा चुकी, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को यहाँ पे। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारी चीजें। स्टार्ट करें, जल्दी से लिख लो इसको, देन विल मूव ऑन फर्दर। चलो ऑस्मो रेगुलेशन पे चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन में तीन चीजें हम लोग बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पता होता है, एक होता है मेरे पास हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, और एक होता है मेरे पास आइसोटोनिक। अब इन तीनों सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, लिखो इनको। हाइपो का मतलब होता है लो, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट। लो सॉल्ट है तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, नहीं बनता है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। तो लेस अमाउंट में हमेशा क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है, तो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होगा, मतलब वाटर। सॉल्वेंट जिसके अंदर किसी चीज को हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं, वही तो सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जिसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं, जो डिसॉल्व हो रहा है और कम अमाउंट में है, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं जो ज्यादा अमाउंट में है, वो सॉल्वेंट। तो लो सॉल्ट है तो वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर। ऐसे ही हाइपर, हाइपर का मतलब हो गया ज्यादा, मतलब हाई। टॉनिक का मतलब सॉल्ट। अब सॉल्ट अगर ज्यादा है तो वाटर कम होगा, ऑब्वियसली बात है, लो वाटर हो जाएगा यहाँ पे। आइसो के अंदर होता है सेम, मतलब सेम ही सॉल्ट है, सेम ही वाटर है। इसको मैं लिख दूं, सॉल्ट इज इक्वल्स टू वाटर, लिख दिया। अब इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट सी लाइन हम लोग यहाँ पे ये सीखता है कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब कौन से सोल्यूशन में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हाई वाटर, हाइपोटोनिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का मूवमेंट क्या होगा, कौन से सॉल्यूशन से कौन से सॉल्यूशन की साइड होगा, हाइपो से हाइपर की साइड होगा या नहीं होगा? बिकॉज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हाई वाटर है, और लो वाटर किसमें है, हाइपर में। हाई वाटर से लो वाटर ही तो फ्लो करेगा, इसका मतलब हाइपो से हाइपर की साइड हमारा वाटर फ्लो करने वाला है। ये सिंपल सी चीज हम लोगों को क्लियर है या नहीं? चलो, अभी क्लियर है तो इसी बेसिस पे, ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे मेरे पास तीन टाइप की कैटेगरीज आ जाती है। पहली कैटेगरी आती है मेरे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, फिर आता है मेरे पास ऑस्मो रेगुलेटर, और एक कैटेगरी आती है पार्शियल ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अब मैं इनके छोटे छोटे से ग्राफ आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, एंड ग्राफ के बेसिस पे हम लोग समझने का ट्राई करेंगे इनको। अभी ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये है मेरा इंटरनल, इसको एक्सटर्नल, या बात एक है, कुछ ही लिख लो। वैसे एग्जाम में अगर आ जाएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक्स एक्सिस पे होता है मेरे पास एक्सटर्नल
ऑस्मोलैरिटी मतलब आउटर इन्वायरमेंट की ऑस्मोलैरिटी कैसी है, ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। और y एक्सिस पे आ जाएगा मेरे पास इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, इसको ऐसे लिख दे, इसी पे आजकल मेरी राइटिंग बड़ी खराब होती जा रही है। सेम यहाँ पे भी इसको एक्सटर्नल को x लिख दिया मैंने, इंटरनल को I लिख दिया, यहाँ पे भी एक्सटर्नल और यहाँ पे भी इंटरनल। अब ऑस्मो कन्फॉर्मर में आप क्या देख रहे हो इस डायग्राम से, थोड़ा सा सोचो एंड मेरे को बताओ कि क्या पता चल रहा है आपको यहाँ पे। ऑस्मो कन्फॉर्मर मतलब जैसे जैसे एक्सटर्नल ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, बॉडी की इंटरनल ऑस्मोलैरिटी भी चेंज हो रही है, रही है नहीं हो रही है। ऑस्मो रेगुलेटर में देखो इंटरनल एक्सटर्नल कांस्टेंट है अगर, तो इंटरनल भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा। पार्शियल ऑस्मो कन्फॉर्मर में एक टाइम तक तो इंक्रीज हो रही है, मतलब एक टाइम तक तो चेंज हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट है। तो कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मर वर्ड से हमको ये समझ में आता है जो एक्सटर्नल मीडियम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हो, एक्सटर्नल मीडियम के अकॉर्डिंग अपनी ऑस्मोलैरिटी को चेंज करेंगे, उनको बोलेंगे कन्फॉर्मर। ऑस्मो रेगुलेटर क्या होंगे फिर, ऑस्मो रेगुलेटर क्या होंगे, जो बाहर की ऑस्मोलैरिटी कुछ भी हो, बाहर की ऑस्मोलैरिटी कुछ भी हो, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब एग्जांपल ले लो, सपोज करो मैं क्या एक, अभी मैं फ्रेश वाटर में रह रही हूँ, ठीक है, फ्रेश वाटर में रह रही हूँ तो फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा तो होती नहीं है। अगर मैंने फ्रेश वाटर से उठा के अपने आप को एक मेराइन में ले गई या ओशन वाटर के अंदर चले गए जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा, क्या वो वाटर मेरी बॉडी को कुछ अफेक्ट कर पाएगा, अफेक्ट तो करेगा, मेरे लंग्स वगैरह में फिलअप हो जाएगा, वो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब मेरी ऑस्मोलैरिटी पे, मतलब जो सेल का हमारी ऑस्मोलैरिटी है क्या वो चेंज होगी, मेरे सेल की ऑस्मोलैरिटी नहीं चेंज होगी ना। लेकिन मैंने एक फिश को उठाया, फिश को उठाया और फिश को उठा के कहाँ पे डाल दिया, अभी फ्रेश वाटर फिश थी, ठीक है, उसको फ्रेश वाटर से उठा के मैंने उसको मेरीन में ले गई, वहां पे डाल दिया। मेरीन में क्या होगा, मेरीन में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी और फ्रेश, चलो उसको एग्जांपल देके समझते हैं। अच्छा कन्फॉर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर तो समझ में आ गया ना, कन्फॉर्मर वो होते हैं जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं, बाकी फिर एग्जांपल से समझाती हूँ। चेंज ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे रेगुलेटर्स कांस्टेंट रख लेते हैं, नहीं तो हम लोग समझते हैं कन्फॉर्म मतलब कांस्टेंट रखते होंगे, रेगुलेटर मतलब अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। रेगुलेटर जो अपने आप अपनी कांस्टेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को कांस्टेंट रेगुलेट कर सकते हैं उसको। पार्शियल वाले क्या होंगे, पार्शियल वाले एक टाइम तक करेंगे उसको रेगुलेट मतलब चेंज, देन उसके बाद वो भी बेचारे कांस्टेंट पे आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स इसके लिख लो अभी, फिर समझाती हूँ मैं आप लोगों को। ऑस्मो कन्फॉर्मर के अंदर सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स आएंगे हमारे, इनवर्टिब्रेट्स, और रेगुलेटर में आएंगे हमारे सारे वर्टिब्रेट्स। बस एक्सेप्शन याद रख लेना यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है इतना ही सिंपल सा होता तो हम लोग इसको पढ़ ही नहीं रहे होते, क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन पे, सारे इनवर्टिब्रेट्स होंगे, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट्स भी ऐसे होते हैं मेरे पास जो अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, ज्यादा मेहनत नहीं करते उनको, जिस वाटर मीडियम के अंदर डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर ने ये बोला कि आप बायोटेक पढ़ लो, बायोटेक में से मैक्सिमम वेटेज आता है तो उसने बायोटेक पढ़ लिया, एक टीचर ने आके उसको बोल दिया कि नहीं आप बायोटेक क्यों पढ़ रहे हो, बायोटेक में से तो कुछ भी वेटेज नहीं आता, आप रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ो, तो उसने रिप्रोडक्टिव पढ़ना शुरू कर दिया। किसी दूसरे टीचर ने आके कुछ और बोला, तो चेंज होता जा रहा है। लेकिन हमें पता है वर्टिब्रेट बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ होते हैं ना जो बातों नहीं सुनते हैं, ऐसे मेरे पास कुछ वर्टिब्रेट है जो लोगों की बातों में आ जाते हैं और अपनी ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेते हैं। वो कौन से वर्टिब्रेट्स होते हैं, पहला एग्जांपल एगफिश, एंड सेकेंड एग्जांपल माइक्जीन। अभी क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, गूगल जाओ एंड गूगल पे डालो एगफिश और माइक्जीन, स्ट्रक्चर देख लो, याद रहेगा। अब वर्टिब्रेट्स में सारे वर्टिब्रेट्स ऑस्मो रेगुलेटर होंगे एक्सेप्ट टू, कौन से, वही एगफिश और मैगजीन, क्योंकि वो किस में आ गए, ऑस्मो कन्फॉर्मर में आ गए।
याद रहेगा, सारे इनवर्टिब्रेट्स प्लस फ्यू वर्टिब्रेट्स, कौन से, हेगफिश मैगजाइन ऑस्मो कन्फॉर्मर होंगे। ऑस्मो रेगुलेटर में ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट हेगफिश और मैगजाइन, सारे वर्टिब्रेट्स नहीं तो ऑस्मो रेगुलेटर में आएंगे। पार्शियल ऑस्मो कन्फॉर्मर में कौन आएगा, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, शार्क आएगा। ये एग्जाम्पल जल्दी से लिखो, या फिर इनको हम इलास्मो ब्रैंकस भी बोल देते हैं, इलास्मो ब्रैंकस। ये हमारे आते हैं पार्शियल ऑस्मो कन्फॉर्मर में। सिंपल है यहाँ तक। चलो अब एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने क्या लिया, एक फिश को पकड़ा, फिश बना ली अच्छी सी। चलो ट्राई करते हैं फिश बनाने का। तो फिश लग रहा है ना ये कुछ, फिश लग रही है, थोड़ी सी भयानक लग रही है बट अच्छी लग रही है ना। अभी इसी फिश को हम लोग क्या करते हैं, मैंने इस फिश को उठाया और इस फिश को किस में डाल दिया, एक कंटेनर में डाल दिया। अभी जो मेरा फिश है ना बच्चे, ये इस फिश का जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। फिश के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यूनिट याद रखोगे, क्या बोला मैंने इसकी यूनिट, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लिख लो इसको, मिली, क्योंकि यूनिट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसकी ब्लड की है। अब मैंने इसको कौन से मीडियम में रखा, मैंने इसको मीडियम में रखा, बाहर का मीडियम था मेरा हाइपो, मतलब हाइपो, अरे यार मैंने बता दिया, नहीं बताना था। मैंने इसको एक मीडियम में रखा, सपोज करो मैंने इसको फ्रेश वाटर में रख दिया, और फ्रेश वाटर का अगर हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें तो उसका ऑस्मोलैरिटी होता है 50 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब मेरे को ये बताओ इस फिश के साथ क्या होगा, हमारी फिश मर जाएगी, जिंदा रहेगी, क्या रहेगा। इस फिश का कोई क्यूट सा नाम रखो, फिर हम इसकी प्रॉब्लम, अच्छा सबसे पहले इसके लिए डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए। फिश का नाम हैगफिश रख दे, नहीं हैगफिश में कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी नाम सोच लो अपनी साइड से आप लोग, इट्स अप टू यू। अच्छा सा नाम सोचो। मैंने फिश को उठाया और फ्रेश वाटर में डाल दिया, फिश के ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 300 थी, बाहर 50 थी, अंदर ज्यादा है ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है। ऑस्मोलैरिटी से कंसीडर करना, क्या कंसीडर करोगे ऑस्मोलैरिटी से, सॉल्ट कंसंट्रेशन, इसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब अंदर फिश की बॉडी के अंदर हाइपरटोनिक है और बाहर हाइपोटोनिक है। अब बेचारी फिश के अंदर क्या होगा, देखो अंदर तो बन गया हाइपर, बाहर हो गया हाइपो, तो सारा वाटर फिर हमारी बेचारी फिश की बॉडी में चला जाएगा। तो हमारी फिश के साथ क्या होगा, फिश गेन कर लेगी, यार ग्रेन लिख दिया, हमेशा मैं बोलते हुए गड़बड़ करती हूँ। फिश हमारी गेन करेगी वाटर, वाटर गेन करेगी तो लॉस क्या करेगी, आयंस लॉस कर देगी। तो हमारी बेचारी फिश थी, अभी छोटू सी थी फिश ये, और ये बताए वाटर गेन करके ऐसे मोटू बन गई है। ये हमारी फिश हो गई, स्वेल हो गई फिश। अब फिश स्वेल हो गई, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकाले हम लोग, क्या सोल्यूशन निकाले इसके अंदर। अब इसका सोल्यूशन सिर्फ इसके पास इतना है कि ये अपनी बॉडी से ज्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट आउट करने लग जाए। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसने बहुत सारा वाटर गेन कर लिया, आयंस लॉस कर दिए। अब सोल्यूशन क्या निकाला कि ये वाटर को लॉस करेगी, तो इसका मतलब ये जो यूरिन सिक्रीट करेगी या फिर जो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो डाइल्यूट होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो यूरिन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा वाटर वाला होना चाहिए, डाइल्यूट यूरिन इसका होना चाहिए। और इसको आयंस को भी एब्जॉर्ब करना होगा बाहर से। आयंस को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं आयनोसाइट्स, तो इसके थ्रू हमारी फिश की प्रॉब्लम हो गई सॉल्व।
समझ में आया फिश की क्या प्रॉब्लम थी, कैसे हमने इसको सॉल्व कराया। यूरिन को डाइल्यूट बना दो, आयंस को एब्जॉर्ब करा दो आयनोसाइड की हेल्प से। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो आगे चलते हैं फिर। अब एक और मस्त एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पे। ये तो फिश के बारे में हुआ। एक नाम सबने सुना होगा कैंगरू रेट के बारे में। सुना है? कैंगरू रेट कहाँ पे पाया जाता है? डेजर्ट्स में पाया जाता है। पाया जाता है नहीं, इसको हम बोलते हैं कैंगरू रेट को, इज द मोस्ट अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल एनिमल। सबसे अच्छा अडेप्टेशन इसके अंदर देखा जाता है। मोस्ट अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल एनिमल ये हमारा कंसीडर किया जाता है। और क्यों? बिकॉज पता है ये कभी पानी नहीं पीता। नेवर ड्रिंक वाटर, नेवर ड्रिंक वाटर। अब आप बोलोगे मैम जिंदा कैसे रहता है, यही तो इसकी एडेप्टेशन है, कभी वाटर नहीं पिएगा। अब कभी ये वाटर ड्रिंक नहीं कर रहा है तो इसका यूरिन कैसा आता होगा? डाइल्यूट या फिर कंसेंट्रेटेड? डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर ज्यादा वाटर हो, कंसेंट्रेटेड जिसके अंदर वाटर कम हो। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। तो ऐसे ही इसका यूरिन कैसा होगा? इसका यूरिन होगा कॉन्सेंट्रेटेड। होगा या नहीं? अब ये क्या करेगा? डेजर्ट्स वाले एरिया के अंदर ये पाया जाता है। डेजर्ट्स वाले एरिया में तो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो टेम्परेचर हाई रहता है तो बॉडी से इवेपोरेशन के थ्रू इसका तो सारा वाटर निकल जाना चाहिए बॉडी के अंदर से। अब वाटर तो बाहर से पीता नहीं है, कैसे ये जिंदा रहेगा? तो इसकी क्या करेगा? ये दिन के टाइम में बाहर ही नहीं निकलेगा। दिन के टाइम में बाहर ही निकले, अपने बरूस के अंदर छिपा रहेगा। या फिर ये नॉकटर्नल भी होगा। नॉकटर्नल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पूरा दिन सोते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, तो बोलते हैं नॉकटर्नल। जो दिन में इनएक्टिव रहते हैं, डे टाइम में इनएक्टिव, और रात में डे में इनएक्टिव, रात में एक्टिव, नॉकटर्नल। ठीक है? ऐसे ही कैंगरू रेट हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका नॉकटर्नल। ठीक है? अब ये नॉकटर्नल बन गया, रहेगा कहाँ पे? अपने बरोस के अंदर रहेगा। लीव इन बरोस, सो इट लीव्स इन बरोस। ये हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, हमने इसको मोस्ट अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला, सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से नहीं बोला। इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल से छोटा सा सुन लो उसके बारे में, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा बट पता होना चाहिए आप लोगों को। अब ये नेजल मतलब नेजल कैविटी से ही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा नोज से। तो सपोज करो ये मैंने कैंगरू की नोज बना दी, इसकी आईज बना देते हैं। अब इसके नोज के अंदर ना स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म ये ऐसे पाया जाता है कि आपको पता है जब हम एयर्स को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एयर को नहीं एक्सहेल करते, उसके साथ साथ हमारी बॉडी के कुछ वाटर वेपर्स, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी एक्सहेल हम करते हैं। तो ऐसे ही ये भी करता है, ये एक्सहेल कर रहा है एयर, और एयर के साथ साथ हमेशा नॉर्मली वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ये ऐसे वाटर वेपर्स भी एक्सहेल करता चला जाएगा तो इसका मतलब तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ये अपनी बॉडी के अंदर सपोज इसके पास 50 लीटर वाटर, एग्जांपल दे रही हूँ, तो इसका 50 लीटर वाटर कभी फिनिश नहीं होता, हमेशा इसकी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है, तभी इसको बाहर से वाटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल सा एक प्रोसेस है इवेपोरेशन, वो तो सबके अंदर ही होता है। कैसे अपने वाटर्स को, वेपर्स को ये बाहर जाने से बचाता है? इसके लिए क्या होता है ना, यहाँ पे एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है इसी के नोज के जस्ट नीचे की साइड में। उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो होता है आपका कॉल्ड ब्लड। ये सिर्फ इसी के अंदर होता है कोल्ड ब्लड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका कोल्ड ब्लड, ये कोल्ड ब्लड जा रहा है, ऊपर से वाटर वेपर्स आ रही है और नीचे कोल्ड ब्लड है, कोल्ड कंडीशन है, टेम्परेचर डाउन है, तो ऊपर से जो वाटर वेपर है वो यहीं पे कंडेंस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगी? ऑब्वियसली। ऐसे ये क्या करता है, अपने वाटर वेपर्स को बाहर जाने से बचाता है, वहीं पे उनको कंडेंस कर लेगा, फिर से बॉडी के अंदर आ जाएंगी।
बिकॉज एयर के साथ साथ वाटर वेपर्स तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो उनको बाहर नहीं जाने देता, वहीं पे कंडेंस करा देता है। बस इसी को बोलते हैं नेजल करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट क्यों बोला? क्योंकि देखो इधर से एयर जा रही है और इधर से इसकी वाटर वेपर्स वापस आ रही है, एक साइड से जा रही है एक साइड से जा रही है, इधर से उधर से, इसको काउंटर करंट हम बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग ना हमारी बॉडी के अंदर भी बढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे होगा वो भी समझाऊंगी पूरा। ये वाला समझ में आया नहीं आया कार्बोरेट का? अब ऐसे ही हमारे पास एक कैमल होता है, देखा होगा सबने कैमल, राइडिंग भी किया होगा आप लोगों ने कैमल का, तो डेजर्ट्स वाले एरिया पे गए होंगे, जयपुर वगैरह टाइप से, राजस्थान। तो कैमल के अंदर भी एक अडेप्टेशन होती है, ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है वाटर, बिकॉज डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं तब वाटर तो नहीं मिलेगा, कहाँ पे स्टोर करता है अपने वाटर को? टिश्यूज के अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, कैमल आपका 10 मिनट्स में 80 लीटर वाटर ड्रिंक कर सकता है। 10 मिनट्स में 80 लीटर वाटर ये ड्रिंक कर सकता है। और ये फूड को स्टोर करके रखता है। आपने देखा हो कैमल की बॉडी का ऐसे हम्प प्रेजेंट होता है, ऐसे हम्प प्रेजेंट होता है, कोई सिंगल हम्प होता है, किसी के ऊपर दो दो हम्प्स भी होता है, तो उन हम्प के अंदर ये अपना फूड को स्टोर करके रखता है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? सिंपल। तो यहाँ पे हुई हमारी थोड़ी सी कहानी फिनिश, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हम लोगों को पढ़नी थी वो कहानी फिनिश हुई। अब हम चलते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों को पता है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कराना है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कराने से पहले वेस्ट को प्रोड्यूस भी तो कराना पड़ेगा ना। अब वेस्ट को प्रोड्यूस कैसे कराएंगे वो हम लोग समझते हैं। उसके लिए हम लोगों को साइकिल पढ़नी होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, क्रेब्स हैनलेट साइकिल। अब आप बोलोगे देखो इससे पहले हम लोगों ने साइकिल कहाँ कहाँ पे पढ़ा था? रेस्पिरेशन वाले प्लांट चैप्टर में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, और एक साइकिल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इन तीनों चैप्टर्स की मतलब ये जो साइकिल्स है ना, सबके सब एक A4 शीट लेना, उसमें बना डालो छोटी छोटी सी साइकिल, सारी याद रह जाएंगी। वहां की भी साइकिल्स और ये वाली भी साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये। विल ट्राई कि आज के लेक्चर में सिर्फ यूरिया साइकिल कराऊंगी आप लोगों को, एंड नेक्स्ट लेक्चर से पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक बेसिक हो गया, नेक्स्ट में मैं आप लोगों को पूरा किडनी समझाऊंगी, कैसे होता है किडनी, स्ट्रक्चर्स देख देख के हम लोग पढ़ेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में 3 लेक्चर्स उसके लगेंगे, आई वांट कि आपको डिटेल में पढ़ाऊं। थर्ड लेक्चर में पूरा यूरिन फॉर्मेशन वगैरह वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सिंपल। तो चलो जल्दी से यूरिया साइकिल हम लोग कर लेते हैं। देखो यूरिया साइकिल। अब एक क्वेश्चन, यूरिया साइकिल कहाँ पे होगी? इसका अल्टरनेटिव्स भी लिख लो। यूरिया साइकिल को ही हम आपका ऑर्निथीन साइकिल भी बोल देते हैं, या फिर क्रेब्स हैनस्लेट साइकिल भी हम इसको। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया बन रहा है उस अमोनिया को या फिर अमाइनो एसिड, अभी प्रॉपर है ना वॉइस? तो देखो मैं बता रही थी यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथीन साइकिल या फिर क्रेब्स हैनलेट साइकिल भी बोल देते हैं। इस साइकिल के अंदर क्या होता है, हम लोग अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कराते हैं, अमोनिया से यूरिया बनवाते हैं। अब ये प्रोसेस होगा कहाँ पे? यूरिया बनाने का काम होता है लीवर का, और उसको एक्सक्रीट आउट कराने का काम होता है किडनी का, याद रखना है। तो जो ये यूरिया साइकिल है ना बच्चों, ये कहाँ पे चल रही है? आपके लीवर में। तो ये मैंने बना दिया लीवर, ठीक है। अब लीवर के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेना देना है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया। बड़ा बन गया ना, छोटा बनाता है, फिर लेबलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को। इट्स गुड। तो ये मेरी है लीवर, और लीवर की सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। तो लीवर की बच्चों हिपैटो
साइड सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होगा, वो भी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या हुआ हमारी बॉडी में, हमने प्रोटीन खाया बहुत सारा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, ऐसे ही एक अमाइनो एसिड होता है मेरे पास ग्लूटामेट। अब ये जो यार स्पेलिंग वेट सही लिखती हूँ, तो अब ये जो ग्लूटामेट है बच्चों, ये आपका एंटर हुआ आपके लीवर सेल में, आराम से सुनना बिल्कुल। लीवर सेल के अंदर एंटर हुआ और लीवर सेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, NH2 और प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ, NH2 प्लस CO2 में कन्वर्ट हुआ। एंड देन क्या हुआ, ये NH2 CO2 में कन्वर्ट होने के बाद एक यहाँ पे एंजाइम लगेगा और इसके साथ साथ इसने क्या किया, अपने अंदर से ग्लूटामेट ने अपने अंदर से रिलीज किया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के, तो ग्लूटामेट ने अपने अंदर से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को निकाल दिया, NH2 प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। फिर यही NH2 और CO2 ने कंबाइन होके बना लिया आपका कार्बामाइल फोस्फेट, बन गया कार्बामाइल फोस्फेट। फिर यही कार्बामाइल फोस्फेट ने क्या किया आपका, इसने रिएक्ट कर लिया ऑर्निथीन के साथ, मतलब हमारे लीवर सेल के अंदर ऑर्निथीन प्रेजेंट था, कार्बामाइल फॉस्फेट ने ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर बना लिया सिट्रुलिन। फिर ये सिट्रुलिन ने आगे जाके बना लिया आपका आर्जिनो सक्सीनेट। फिर ये आर्जिनो सक्सीनेट कन्वर्ट हो गया आपका आर्जिनिन में, और फिर यही आर्जिनिन ने वापस से बना लिया क्या, ऑर्निथीन। देखो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। एंड एक और चीज याद रख लो, आर्जिनिन से जब ऑर्निथीन बना, इसी प्रोसेस में आपका यूरिया रिलीज आउट हुआ। क्या हुआ, आपने प्रोटीन्स खाए, प्रोटीन्स के अंदर से अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हुआ, अमाइनो एसिड आपके लीवर सेल के पास गए, लीवर सेल के अंदर जाके उन्होंने अपने अंदर से NH2 प्लस CO2 को बाहर निकाला, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को बाहर निकाल के, फिर वो कंबाइन होके बनाए कार्बोमाइल फॉस्फेट। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। कार्बोमाइल फॉस्फेट ने ऑर्निथीन के साथ कंबाइन किया और कंबाइन करके बना लिया सिट्रुलिन, तो ये हमारा सिट्रुलिन बना, ये सेकेंड रिएक्शन हुई। सिट्रुलिन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, नो सक्सीनेट के अंदर। यहाँ पे इसने एक ATP को यूज किया, एक ATP को यूज करके बना लिया AMP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बना लिया। और जब ये वाला प्रोसेस हुआ था ना बच्चों, यहाँ पे हमारे 2 ATP यूज हुए थे, 2 ATP से बने थे 2 ADP, ये बने थे। फिर आर्जिनो सक्सीनेट से, ये तो हमारी थर्ड रिएक्शन हुई, आर्जिनो सक्सीनेट से आर्जिनिन बना, दिस वन इज आवर फोर्थ रिएक्शन। यहाँ पे मेरा रिलीज होता है फ्यूमारिक एसिड, एसिड रिलीज हुआ यहाँ पे। फिर आर्जिनिन से यूरिया बाहर निकला विद द हेल्प ऑफ वाटर को यूज करके, दिस इज आवर फिफ्थ रिएक्शन। 5 रिएक्शन से 5 यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है, उसके साथ ऑर्निथीन कंबाइन होकर सिट्रुलिन बना रहा है। फिर वो सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। फिर सिट्रुलिन के अंदर ATP कम ब्रेक डाउन हो गया, इसने AMP बनाया, फिर वो आर्जिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फ्यूमारिक एसिड निकला, आर्जिनिन में बना, फिर ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ये हमारी पूरी की पूरी साइकिल चली यहाँ पे। अब इस साइकिल के अंदर 5 स्टेप्स ये रिएक्शन है। 5 स्टेप्स में क्या क्या हुआ, 5 ही एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं ना, इन हर एक स्टेप्स पे एक एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। कौन कौन से एंजाइम होंगे वो लिखवाती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में, लिख के चलो इनको, चलो लिख लेता है। देखो 1 2 3 4 5। पहला स्टेप था मेरा जब NH2 और CO2 ने कंबाइन होकर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाया, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम ही लिख दो यहाँ पे, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सेकेंड स्टेप था कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज ने ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर सिट्रुलिन बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्निथीन कन्वर्ट हुआ
ऑर्निथीन का हुआ ट्रांस कार्बोमाइलेज। सिट्रुलिन कन्वर्ट हुआ आर्जिनो सक्सीनेट में, तो मतलब मैंने यहाँ पे आर्जिनो सक्सीनेट बनवाया, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज, ये एंजाइम हमारा। फिर आर्जिनो सक्सीनेट के अंदर से फ्यूमेरिक एसिड निकला और क्या बना, आर्जिनिन बना। तो इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम होगा आर्जिनो सक्सीनेट को डिग्रेड कराना है फ्यूमेरिक एसिड प्लस आर्जिनिन में, तो लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे, आर्जिनो सक्सीनेट। एक सेकेंड, ऊपर वाला ना सिंथेटेज नहीं, इसको सिंथेज लिखो बिकॉज सिंथेसिस करा रहे हैं ना हम लोग, सिंथेज। एंड यहाँ पे ब्रेक डाउन करा है, यहाँ पे सिंथेटेज लाइगेज। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, आर्जिनिन को यूरिया वहां से निकाला और उसको ऑर्निथीन में वापस कन्वर्ट करा दिया। नेक्स्ट वन इज आरजी। ये 5 एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, पांचों के पांचों याद रखना है। अब मैं आपसे पूछूं टोटल एटीपी कितने यूज हुए, टोटल एटीपी दो एक स्टेप पे रिलीज हुए थे, एक स्टेप रिलीज नहीं यूज हुए थे, तो 3 एटीपी टोटल रिलीज हुए, यूज हुए, सॉरी, टोटल एटीपी 3 यूज हुए। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है टोटल फोस्फेट बॉन्ड्स कितने ब्रेक हुए, टोटल फोस्फेट। अब एक जगह पे 2 एटीपी से 2 एडीपी बनवाया था, एटीपी एडिनोसिन ट्राई से डाई बना था, 2 फोस्फेट वहां से निकले, निकले होंगे नहीं निकले होंगे। एक प्रोसेस में मैंने एटीपी से एएमपी बनवाया था, 2 यहाँ पे निकले, तो टोटल फोस्फेट कितने हुए, 4। 3 एटीपी बट फोस्फेट 4 है बिकॉज एक स्टेप में एटीपी से एएमपी बन रहा है मोनोफोस्फेट, वहां पे 2 फोस्फेट्स रिलीज हुए, 2 एक स्टेप में और 2 एक स्टेप में, तो याद रखने 4 फोस्फेट यहाँ पे रिलीज हुए। याद रहेगी ये चीज सबको, ये पूरी की पूरी साइकिल हुई। अब हमारा यूरिया बना, तो यूरिया यहाँ पे बना है, लेकिन यूरिया क्या है, बाई प्रोडक्ट है एक, यूरिया इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल का ये बाई प्रोडक्ट है। अब यही यूरिया जाएगा कहाँ पे, किडनी तक, फिर किडनी इसको क्या कराएगी, किडनी इसको फिल्टर करेगी, किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना ही तो है ना, तो किडनी इसको फिल्टर करेगी। चलो यहां तक क्लियर है। अभी जरा एक बार इसको यूरिया को यहां से उठा के किडनी तक भेज देता है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग किडनी पढ़ेंगे पूरा कि किडनी के पास यूरिया आ चुका है तो वो कैसे कैसे इसको फिल्टर करेगी। एक बार पाथवे ऑन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है बच्चों, पाथवे ऑफ यूरिया, कहां से कहां भेजना है वो भी देखो, पाथवे ऑफ या फ्रॉम हिपैटोसाइट से उठा के किडनी तक मेरे को इसको लेके जाना। अब पाथवे लिखो पूरा। सबसे पहले कहां पे है मेरे पास यूरिया, हिपैटोसाइट के अंदर बना, कैसे बना हम लोगों ने सीख लिया। हिपैटोसाइट से यूरिया निकल के गया कहां पे, हिपैटिक वेन में, लीवर से जो लीवर से आने वाली जो वेन्स होती हैं उनको बोलते हैं हम आपका हिपैटिक, बिकॉज ये यूरिया ब्लड के अंदर है, ब्लड के अंदर डिजोल्व है। अभी अभी हिपैटिक वेन के अंदर गया, हिपैटिक वेन से आपका जाएगा किसके अंदर, हमारे राइट एट्रियम में, बिकॉज अभी इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो राइट एट्रियम में गया ये, राइट एट्रियम से कहां पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा आपका ये, राइट वेंट्रिकल में गया। फिर राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा आपका, देखो CO2 वाला ब्लड है, तो CO2 वाला ब्लड है, हमें इसको लंग्स तक भेजना है, CO2 को बाहर निकालना है, तो उसके लिए मेरे को यूज करनी पड़ेगी कौन सी, लंग्स वाली आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लिया, पल्मोनरी आर्टरी से इसको पहुंचा दिया कहाँ तक, लंग्स तक, लंग्स में गया ये हमारा, लंग्स तक जाके लंग्स के अंदर CO2 की कंसेंट्रेशन को कम करा देगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा, ये भी याद रखना है पॉइंट, CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। फिर लंग्स से वापस कहाँ पे आएगा, अब ये बन चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूरिया है ब्लड बट ब्लड कैसा बन चुका है, ऑक्सीजनेटेड, तो अब ये किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर कौन हमारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, अयोटा, ये अयोटा में जाएगा, और अयोटा की कहाँ पे, रीनल आर्टरी में। रीनल मतलब जो किडनी की आर्टरी है, बिकॉज किडनी तक लेके जाना है, तो रीनल आर्टरी इसको किडनी तक लेके जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो देखो, लीवर से हम लोगों ने ब्लड को उठाया, तो यहाँ पे था मेरे पास ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इसके पास था क्या, यूरिया भी। तो पहले इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोगों ने लंग्स के पास लाके बनवा लिया ऑक्सीजनेटेड, फिर यूरिया। तो इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है, यूरिया के अंदर भी साथ साथ हमारा फिल्टर आउट होता रहता है, ये प्रोसेस। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में जिसको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, एक बार ये समझ लो, ये हमारा लंग है, सॉरी हार्ट है, नॉट लंग्स, हार्ट है ना। अब हार्ट के अंदर मेरा ये कौन सा हैंड है, दिस वन इज लेफ्ट हैंड, तो मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारे हार्ट का क्या है, राइट है। ये मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरे हार्ट का लेफ्ट पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे बोलते हैं हम वेंट्रिकल। मेरा राइट हैंड, राइट हमेशा जरूरी नहीं होता हमेशा ही राइट हो, कभी कभी ये रॉन्ग भी हो जाता है, तो राइट वाला पार्ट हमेशा कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सी। लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट काम अच्छे कर देता है ये, तो इसका मतलब इसके पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको याद रखना है। ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे अयोटा होती है, जो पूरी अपर पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। साइड में हमारे पास ऐसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती हैं, जो ब्लड को सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक लेके जाने का काम करती है, ब्लड को सिर्फ लंग्स तक लेके जाने का काम करेगी। ये आप लोगों को छोटे छोटे सा आइडिया अब क्लियरली हो गया होगा। अब जो पूरी चीजें हम लोगों को स्टोरी समझनी है, वो किडनी समझनी है, कि आखिरकार किडनी क्या होती है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इमेजेस का भी हम नेक्स्ट क्लास में यूज करने वाले हैं, किडनी का इमेज कैसा होता है, कैसे उसके अंदर ब्लड आता है, वो सारी चीजें। यहाँ तक आप लोग एक बार प्लीज मेरे को बता दो, किसी को अगर कोई भी डाउट होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में सबके सब लिख देना, या फिर ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में, जहां आपका मन करे, जो भी सिंगल सभी छोटू सा भी डाउट हो ना, यहाँ पे नहीं समझ आया मैम ये चीज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वैसे इतना ज्यादा हम लोगों ने आज नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, कैसे यूरिया बनता है, वो हम लोगों ने सीखा। फिर फिल्टर प्रोसेस, किडनी कैसी दिखती है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सिंपल यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, या फिर कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हैं, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वो डाउट्स क्लियर आउट कर देने, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, पूरा किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, नेफ्रॉन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, सब पढ़ेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। एंड स्टार्टिंग के 10 मिनट्स को वेस्ट मत जाने देना प्लीज। आज स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में मैंने वही चीजें समझाई हैं, प्लीज उनको करना। एंड जो जो स्टूडेंट्स उस चीज को करेगा ना, तो प्लीज मेरे को बताना। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि बच्चे एक फुल लेंथ पेपर सबको सॉल्व करना है, किसी ने वो फुल लेंथ पेपर सॉल्व नहीं किया, एक भी कमेंट मेरे को नहीं मिला वीडियो में, या किसी ने भी मेरे को मैसेज करके नहीं बोला कि मैम मेरे को फुल लेंथ पेपर दे दो, मैंने नहीं सॉल्व किया, कितने मार्क्स आए, नहीं कुछ नहीं। हो सकता है अभी आप प्री बोर्ड्स में बिजी इसलिए नहीं कर रहे होंगे, बट आई वेट कि आप लोग कब वो फुल लेंथ पेपर मेरे को सॉल्व करके मेरे को मार्क्स बताओगे अपने, कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए हैं फुल लेंथ पेपर। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।